हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास में सदिश बीजगणित इस चैप्टर का मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आप देख चुके हैं कि सदिश क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से आपको समझाए थे। इस वीडियो में हमें पढ़ना है सदिशों का योगफल, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिश योगफल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, और एक अदिश से सदिश का गुणन एक स्केलर से कैसे हम गुणा करेंगे, और एक सदिश के घटक क्या होंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और खंड सूत्र एक फार्मूला, इसमें सेक्शन फार्मूला इसे बोलते हैं। इस फार्मूला का निगमन हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सदिश का योगफल क्या है। ओके, तो सदिश का योगफल सबसे पहले समझते हैं। दो सदिशों का कैसे जोड़ेंगे। देखिए, अगर सपोज दैट कोई एक वेक्टर ए आपके पास दिया हो और कोई एक वेक्टर बी इस तरह से हो, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब ध्यान दीजिए कैसे हम जोड़ेंगे, इसको इस पोजीशन में लाएंगे हम कि ये जो वेक्टर ए आपका है ऐसे ही हो जैसे है। ओके, और वेक्टर बी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस वेक्टर ए का प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये वाला पॉइंट है, और इस वेक्टर का अंतिम बिंदु क्या है, ये वाला पॉइंट है। अब दूसरे वेक्टर को इस तरह से इस पर हम मतलब स्थानांतरित करेंगे, इसकी दिशा नहीं बदलना चाहिए। ठीक इसके पैरेलल ही इसका प्रारंभिक बिंदु इसके अंतिम बिंदु पर आ जाए, और इस वेक्टर के पैरेलल ही एक लाइन और इतनी ही बड़ी लाइन यहाँ खींच देते हैं, ऑलरेडी वेक्टर बी होगा। तो ये एकदम एंड पॉइंट जो होगा इसके प्रारंभ बिंदु से इसको मिला देते हैं। तो ये जो रेखाखंड, निर्दिष्ट रेखाखंड है, यही ए प्लस बी है, यानी ऐसे सीरीज बोलते हैं। इसे हम त्रिभुज का नियम बोलते हैं, सदिशों के त्रिभुज का नियम, योगफल का त्रिभुज का नियम क्या है, इसको हम ऐसे बोल देते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं इन दो सदिशों से किसी दो सदिशों को प्रकट कर रही हो, तो तीसरी भुजा, अब जैसे इधर से एरो लगाते हैं, इसके विपरीत दिशा में दिष्ट रेखाखंड जो तीसरी भुजा होगा वह इन दो सदिशों के योग को प्रकट करता है। तो ये सदिश के योग का त्रिभुज का नियम बोलते हैं। ओके, या ऐसे जोड़ना है तो वैसे जोड़ सकते हैं। इसी में आप सदिशों का घटाना भी समझ सकते हैं। घटाना समझना है तो आप ऐसे समझिए, एडिशन से ही घटाना आप समझ सकते हैं। ए में माइनस बी को जोड़ते तो माइनस बी क्या होगा, माइनस बी तो आपका ये होगा। तो इसके इस पॉइंट को यहां से लाइए, इसको आप उठा कर लाओ, यहां ऐड कर लो, तो फिर इस दिशा में आएगा। ठीक ऐसे इतना ही लंबा रेखाखंड, ये क्या होगा, माइनस बी होगा। तो फिर एरो देखिए आपका इधर से इधर है। अब प्रारंभ से अंत बिंदु की ओर इस दिशा में दिष्ट रेखाखंड जो होगा ये क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कुछ और होगा, इसका मापांक कुछ और होगा। ए माइनस बी का मतलब मापांक या परिमाण बोले तो वो अलग होगा। तो कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे दो सदिशों को आप देख सकते हैं। इसे हम बोलते हैं सदिश के योगफल का त्रिभुज का नियम। एक और नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम। वो क्या है, समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं, यदि कोई समांतर चतुर्भुज इस तरह से हो, इसकी दो आसन्न भुजाएं किन्हीं दो सदिशों से निरूपित हों, समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं। तो इस समांतर चतुर्भुज का वह विकर्ण जो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से जा रहा हो, जहां से दोनों सदिश गुजर रहे हैं, इससे जाने वाला जो विकर्ण होगा, यह विकर्ण इन दोनों सदिशों के योगफल को प्रकट करता है। देख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं। अगर ये बी है तो ऑलरेडी ये भी बी ही होगा। तो बात वही हुआ, आप यही पहुंच चुके हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग ही तो ए प्लस बी है। ओके, तो ऐसे सदिशों को जोड़ने के दो नियम है, एक त्रिभुज का नियम और एक समांतर चतुर्भुज का नियम। तो इस नियम को लगाने के लिए अब देखिए, कोई भी त्रिभुज ऐसे दिया हो ए बी सी, तो अगर एरो इधर लगा है, एरो इधर लगा है, तो इसको आप बेहिचक ऐसे लिख सकते हो कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल, इसमें एरो इधर से लगा दीजिए, इक्वल वेक्टर ए सी। आप ऐसे लिख सकते हैं। कहीं भी कोई भी त्रिभुज आपके सामने हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ट्रायंगल हो ए बी सी, अगर सपोज दैट इधर ए सी, अब इसके अंतिम बिंदु से इसका प्रारंभ शुरू हो बी सी, तो
इसको लिखना हो ए बी को, तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी, ध्यान दीजिए ए सी प्लस सी बी इक्वल ए बी। तो ऐसे हम समझते हैं कि योग का नियम आप समझ चुके हैं। कोई दो सदिश जोड़ना चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं और कैसे ऐड करना है। दो सदिश कभी भी जोड़ना हो तो एक सदिश के अंत बिंदु से दूसरे सदिश के प्रारंभ बिंदु को जोड़ दीजिए और उसी दिशा में बढ़ा दीजिए, तो नहीं परिमाण के बराबर। अब मेन जो प्रारंभ बिंदु है और एकदम एंड पॉइंट उसकी ओर दिष्ट रेखाखंड जो होगा वही इन दोनों सदिशों का योग होगा। अब मान लीजिए दो या तीन सदिशों को जोड़ना है, सपोज दैट तीन वेक्टर आपके पास है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप ये बी है और कहीं ऐसे एक वेक्टर सी भी हो, इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे आप देखिए। एक बार जोड़े यहाँ, चलिए इस फिगर को थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ओके, या यहाँ बनाते हैं। इन तीनों को जोड़ना है, वेक्टर सी है तो आप क्या करेंगे, वेक्टर ए को यहां लाएंगे, बी अब इसको लाइए यहां पर, इसके पैरेलल ही होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बी। फिर एंड पॉइंट ये हो गया। अब ये सी इसको आप उठा के ला दें यहां, लेकिन इसके पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल सीधा पैरेलल, ओके, ये वेक्टर सी हो गया आपका। तो अब फाइनल अंतिम बिंदु यहां पर है, प्रारंभ बिंदु, इसको यहां से मिलाएंगे आप, ये वाला रेखाखंड क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो वेक्टर ए आपका ये वाला था। तो ऐसे चाहे जितने सदिश जोड़ना है, ऐसे लगातार कंटिन्यू ऐसे चेन बना के आप जोड़ते जाइए और अंत बिंदु की ओर, प्रारंभ से अंत की ओर दिष्ट रेखाखंड इन सभी सदिशों का योग होगा। तो हम ऐसे पढ़ चुके सदिशों का योगफल और घटाना। अब हम पढ़ते हैं सदिश योगफल के गुणधर्म। तो सदिश योगफल के गुणधर्म, तो सबसे पहला हम देखते हैं सदिश योग क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमेय नियम क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस ए, अगर ये मिलता है तब हम कहेंगे क्रम विनिमेय नियम का पालन हो रहा है। तो थोड़ा सा हम व्याख्या करते हैं कैसे ये वेरीफाई कर सकते हैं आप, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। बच्चों उसी समांतर चतुर्भुज वाले नियम से हम देख चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट ये वेक्टर ए है, ओके, ये वेक्टर बी, इसको हम समांतर चतुर्भुज पूरा कर लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज नियम में अभी हम बताए कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं क्रमशः सदिशों ए और बी से निरूपित की गई हो, तो वह विकर्ण जो इन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जा रहा हो, तो यह विकर्ण इन दोनों सदिशों के योग को प्रकट करता है। ए प्लस बी ये वेक्टर होगा। अब ध्यान दीजिए, ये वेक्टर ए, ये भुजा इसके पैरेलल है, तो क्या ए भी वेक्टर ए होगा क्या, बिल्कुल होगा। फिर ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर बी होगा। इसको हम त्रिभुज के नियम से माना है, तो वेक्टर ए और बी का योग फिर त्रिभुज वाले नियम से भी ए प्लस बी होगा। फिर इधर आ जाइए आप, इसको इसमें एक त्रिभुज नियम लगाइए, ये वेक्टर बी और प्लस ए, देखो इसके हेड से इसका टेल जुड़ा हुआ है, ओके, तो बी प्लस ए करते हैं तो फिर इधर से इधर इंगित जो सदिश होगा ये बी प्लस ए को प्रकट करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। देखो बी प्लस ए होगा तो मीन्स यही रेखाखंड ए प्लस बी को भी प्रकट कर रहा है, यही रेखाखंड बी प्लस ए को भी प्रकट कर रहा है। ये तो वेरीफाई हो गया, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए ही हुआ, क्योंकि इसका दिशा और ये कॉमन हो गया, उसकी ए प्लस बी भी वही है, बी प्लस ए भी वही है, ओके। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब दूसरा नियम हम देखते हैं साहचर्य नियम, ओके। साहचर्य नियम क्या है, आप पूर्णांकों में भी पढ़ चुके हैं। पूर्णांक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं में जो साहचर्य नियम पढ़े उसी की बात हम कर रहे हैं। साहचर्य नियम ये देखते हैं हम सदिशों में साहचर्य नियम पालन हो रहा है या नहीं। साहचर्य नियम किसको करते हैं, यदि ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखा गया हो, इन दोनों को एक बार जोड़कर और फिर ए प्लस
b प्लस सी, ऐसे पहले इन दोनों को एक बार जोड़कर अगर ये दोनों इक्वल होता है तब हम बोलेंगे साहचर्य नियम लागू हो रहा है। बच्चों ध्यान दीजिए, सपोज दैट ये एक वेक्टर है ए, ठीक, और ये कोई वेक्टर किसी भी तरह से मान लो ये वेक्टर बी और ये कोई वेक्टर है सी, तो फिर इन तीनों का योगफल क्या होगा? ये तो पक्का है, ये आपका क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी होगा। ये क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी होगा। ओके, अब अगर इसमें हम ऐसे करते हैं, ध्यान दीजिए, पहले हम इसको जोड़ते हैं त्रिभुज के नियम से। ये क्या होगा? इन दो सदिशों का योग होगा क्या? इसको आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं त्रिभुज के नियम से। देखिए, ये दो सदिश त्रिभुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं, दिशाएं भी सेम है, तो इधर से उल्टे दिशा में जो होगा वह इन दोनों का योग होगा। फिर अब इसकी बात छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए, ये ए प्लस बी है, एक नया वेक्टर ए प्लस बी, और इसमें फिर देखो ऐड हो रहा है सी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? तब ए प्लस बी में सी जोड़ा गया, ए प्लस बी प्लस सी इसको बोल सकते हैं। तो ये सदिश क्या है आपका? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इसी फिगर को हम दोबारा यहां बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये जैसे है सेम वेक्टर ए, सेम वही सदिश है वेक्टर बी, और ये क्या वेक्टर सी, सेम परिमाण के हैं। फिगर थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा होगा तो उसको घबराइए नहीं, हम सेम वही बात बता रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको यहां से मिला देते हैं तो इसकी बात करो, ये क्या होगा? ये वेक्टर बी त्रिभुज वाले नियम से वेक्टर बी और वेक्टर सी का एडिशन ये होगा, तो इसकी दिशा तो इधर होगा। ओके, इसे हम लिख सकते हैं बी प्लस सी। तो अब इसमें आ जाइए, ये वेक्टर ए है और ये फिर क्या वेक्टर बी प्लस सी है। ये फिर इन दो सदिशों का योग को ये निरूपित करेगा, किसका किसका योग? ए प्लस और ये क्या? बी प्लस सी, बी प्लस सी ये होगा। तो फिर यही लाइन और यही सेम लाइन एक बार ए प्लस बी एक कोष्टक में लिख के सी को लिख रहे हैं, और ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ के सी, ये दोनों तो बराबर है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं सदिश योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है। तो इस तरह से सदिश योगफल के गुणधर्म को हम वेरीफाई किए। दो टाइप के गुणधर्म है इसमें, क्रमबीजगणित नियम और साहचर्य नियम का पालन करता है क्या? सदिश योगफल। अब यहाँ पर एक अदिश से सदिश का गुणन, ये इसको और समझ सकते हैं आप। जैसे कोई वेक्टर ए हो, इसमें किसी भी अदिश राशि से गुणा करने पर किसी भी हालत में इसकी दिशा नहीं बदलेगा। जैसे इसमें हम लैम्डा से गुणा करते हैं, अलग करते हैं, ये लैम्डा ये कोई वेक्टर लेते हैं, तो इसका लैम्डा गुना होगा, दिशा वही होगा। अर्थात किसी सदिश में हम किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं तो उस सदिश का दिशा नहीं बदलेगा, केवल परिमाण में उस अंक से गुणा होगा। ओके, तो ये सदिश का किसी सदिश राशि में किसी अदिश से गुणा हो गया। एक बात मुख्य पॉइंट इसमें, ये दो चीज समझना आपको, एक सदिश के घटक और खंड सूत्र। ओके, तो एक सदिश के घटक को समझने से पहले थोड़ी सी बात समझ लें। जैसे हम जब अक्षों को दर्शाते हैं, ये आप एक्स अक्ष, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस, हम इसमें एक काम कर रहे हैं, छोटे छोटे खंडों में इसको तोड़ दे रहे हैं, एक एक इकाई, एक एक सेंटीमीटर या फिर इकाई मीटर जो भी हो। ठीक, तो अगर इसको हम ऐसे दिष्ट रेखाखंड ऐसे शो करें तो ये एक दिष्ट रेखाखंड हो गया, ये तो वेक्टर को निरूपित कर रहा है। ओके, तो लेकिन इसका परिमाण क्या होगा? एक होगा बच्चों, इसका परिमाण एक होगा, इसका परिमाण एक होगा। एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को हम आई कैप से नोट करते हैं। जिसके पहले वाले वीडियो में हम आपको इकाई सदिश, मात्रक सदिश बता चुके हैं। मात्रक सदिश को लिखने का मेथड, उसके ऊपर कैप लगा कर लिखते हैं। वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को हम जे कैप से नोट करेंगे और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को के कैप से नोट करेंगे। ओके, ये दिशा सूचक होगा। आई कैप एक्स अक्ष की दिशा को शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं एक वेक्टर 2i,
अब इसमें ज्यादा कुछ आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्या है इसमें सब कुछ छिपा हुआ, दिशा भी छिपा हुआ है। यह एक ऐसा वेक्टर है जिसका परिमाण 2 दिशा या अक्ष के अनुदिश, जैसे हम बोलते हैं एक कण पर 2i न्यूटन का बल लगा, मीन्स ये अपने आप अंडरस्टूड है, वह बल यक्स अक्ष की ओर लगा है, उसका परिमाण 2 न्यूटन। इस बात को ऐसे बोले 2 न्यूटन का बल यक्स अक्ष की दिशा में लगा है या 2i न्यूटन लगा, दोनों बातें करिए। ओके, तो ऐसे आई जे और के के बारे में आप हमको लगता है स्पष्ट समझ चुके हैं। आई जे के क्या है, इसको थोड़ा सा हम 3 डायमेंशनल एक फिगर अलग से बना के आपको समझाते हैं। इसके घटक को कैसे नोट करेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो रोक लें, इस बात को समझें। हम पहले फिगर आपको बना लेते हैं क्योंकि टाइम टेकिंग होगा, समय लगेगा, इसलिए फिगर बना के आपको हम समझाते हैं। हाँ, तो इसमें एक सदिश के घटक, ध्यान दीजिए, एक चित्र आपके सामने यहाँ शो किया गया है। एक पॉइंट P जिसका निर्देशांक हम x y z लिए हैं, ध्यान दीजिए, तो ये कंफर्म है यक्स अक्ष की ओर। ये जो लंबाई होगा आपका यक्स होगा, यहाँ से y अक्ष के अनुदिश जब y दूरी चलते हैं तो ये दूरी क्या होगा y, या फिर ये दूरी क्या होगा y, या फिर इसको भी y ही समझ सकते हैं। ओके, ये दूरी z होगा, या फिर ये दोनों बात एक ही है, ये भी z होगा और ये भी z होगा। ठीक, तो अगर हम इसको वेक्टर के रूप में लिखने का प्रयास करें, ध्यान दीजिए, इस OQ को अगर हम सदिश के रूप में लिखते हैं वेक्टर OQ, तो अभी तुरंत हम बताए आपको यक्स अक्ष की दिशा में इकाई यूनिट वेक्टर को हम i कैप से लिख रहे हैं, तो इस वेक्टर OQ को हम यक्ष i नोट कर सकते हैं, बिल्कुल। ऐसे ही हम QP1 कहें या फिर OS, बात एक ही है। QP1 को हम क्या लिख सकते हैं, YJ लिख सकते हैं, और ऐसे P1P को लिखना चाहते हैं, P1P वेक्टर को, तो इसको ZK लिख सकते हैं। ये P1P OR के ही बराबर होगा, ये भी वेक्टर OR के ही बराबर होगा। ओके, अब बच्चों ये वेक्टर OP की बात हम करते हैं। OP किन सदिशों का योग होगा, ध्यान दीजिए, ओरिजिन यहाँ है, आप यहाँ से इधर आए, यहाँ से इधर आए, ठीक, तो अब आप चाहो तो इसको मिला भी सकते हो। अगर OP1, आप थोड़ा फिगर ध्यान से देखें, फिगर को ध्यान से देखिए, एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये लाइन इधर है। ओके, OP1 क्या इन 2 सदिशों का योग होगा क्या, ये यक्ष i, ये yj, तो फिर हम फिगर से OP1 को लिखें तो यक्ष i कैप प्लस yj कैप होगा। और इसकी लंबाई की जहां तक बात करते हैं, यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन 90 डिग्री है इसमें, ध्यान दीजिए, कौन 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। आप फिगर देखिए, ध्यान से फिगर को देखो, तो फिर ये समकोण त्रिभुज, इसका मापांक ये यक्ष स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। OP1 है। ओके, तो मॉड OP1 की बात करते हैं तो ये अंडर रूट यक्ष स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। क्लियर, अब थोड़ा सा इसमें आप आ जाए, इस OP को आप क्या लिख सकते हैं, OP को वेक्टर OP, फिर ध्यान से देखें तो OP1 प्लस P1P होगा, वेक्टर के योग के नियम से, ट्रायंगल वाले नियम से। OP1 प्लस P1P, OP1 है क्या, OP1 अभी आप दिखाए यहाँ, यक्ष i प्लस yj प्लस ये P1P क्या होगा, ZK होगा। इसको हम लिख सकते इस तरह से, यदि किसी पॉइंट P का निर्देशांक x y z हो तो उसके स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर OP को हम यक्ष i प्लस yj प्लस ZK उन निर्देशांकों में ही ijk का गुणा करके हम जोड़ सकते हैं। और इसके परिमाण की बात करते हैं, अगर मॉड OP क्या होगा, फिर ये देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिए, इस समकोण त्रिभुज में ये 90 कौन होगा, ध्यान दो, 90 होगा कौन इसमें, 90 आपका ये वाला होगा, ये धरातल पे होगा ऐसे, और ये ऊर्ध्वाधर होगा। तो OP1 का मापांक निकाल चुके हैं, आप क्या लिखोगे यहाँ, अंडर रूट
मॉड OP1 का स्क्वायर प्लस P1B का स्क्वायर। तो OP1 क्या होगा, OP1 यहाँ देख रहे हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसका वर्ग करोगे तो कर निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और P1P क्या है, P1P की लंबाई तो जेड है, फिर जेड स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम क्या निष्कर्ष निकाले, एक कोई पॉइंट P एक्स वाई जेड हो तो उसके स्थित सदिश को हम घटक के रूप में ऐसे लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के, और इसके मापांकों को लिखते हैं अंडर रूट इन तीनों अंकों के ही वर्गों का योग। ये कहाँ से वेरीफाई हुआ, देख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो किसी सदिश का घटक रूप आप समझ चुके ऐसे है। अब एक चीज और थोड़ा ध्यान देंगे आप, मान लो कोई दो वेक्टर ए यहाँ घटक के रूप में दिए गए हैं, A1i A2j और A3k, और एक दूसरा वेक्टर कोई ऐसे दिया हो B1i B2j B3k। तो इसको अगर जोड़ना हो a प्लस बी तो कैसे करें, इनको ऐड कर ले, जैसे बीज गणित का योग होता है उसे जोड़ लो। इसको हम लिख सकते हैं कोष्टक में A1 प्लस B1i, ऐसे A2 प्लस B2j A3 प्लस B3k, ऐसे सिंपल जोड़ होगा। और घटक के रूप में दो सदिश दिए हों तो बच्चों ये दो सदिश तभी इक्वल होंगे जब इनके अलग अलग घटक आपस में बराबर हो, A1 बराबर B1 हो, A2 बराबर B2 हो और A3 बराबर B3 होना चाहिए। तो ये घटक के रूप में सदिशों को जोड़ना, घटक के रूप में सदिशों की तुलना करना, वो इक्वल है कि नहीं, ये सब आप देख सकते हैं। इसके बाद एक फार्मूला और बचता है सेक्शन फार्मूला, खंड सूत्र, उसको हम प्रूव करते हैं। खंड सूत्र में हमें करना क्या है, पहले ये बात समझ लें। सपोज दैट P और Q दो वेक्टर दिए, दो पॉइंट दिए गए हैं, ओरिजिन O है आपका, O के रिस्पेक्ट में P का स्थित सदिश A दिया गया हो और O के रिस्पेक्ट में Q का भी पोजीशन वेक्टर दिया हो, तो इस सदिश वेक्टर PQ को कोई रेशियो यम संबंधी यानी कि अनुपात में विभाजित करने वाला कोई बिंदु R हो तो इसका पोजीशन वेक्टर हमें ज्ञात करना है, यही काम है। तो A, B, M और N के पदों में हमें ज्ञात करना है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें शुरू में लिख लेंगे। माना P और Q दो पॉइंट हैं जिनके स्थित सदिश A और B हैं। PQ को यम संबंध N के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ चित्र से आप देख सकते हैं कि वेक्टर PR और वेक्टर RQ का रेशियो तो आप m बाई n लिख ही सकते हैं फिगर से, या फिर ऐसे अगर हम त्रिज्या गुणा कर लें इसमें तो m RQ इक्वल n PR ऐसे लिखा जा सकता है। या स्थिति सदिश के रूप में इसको लिखना जानते हैं, OQ माइनस OR इसको लिख सकते हैं, n इसको लिख सकते हैं OR माइनस OP, फिगर से भी आप फिर उसके नियम से भी देख सकते हैं। फिर m OQ क्या है, OQ ही तो B है, OQ को क्या लिख रहे हैं B, और हमें OR ज्ञात ही करना है, इक्वल n OR हमें ज्ञात करना है माइनस OP वेक्टर A। इसका अगर गुणा करते हैं MB माइनस MOR इक्वल NOR माइनस NA। इसको इधर लाइए MB प्लस NA इक्वल, इसको इधर ले जाते हैं ये भी OR M प्लस NOR लिख सकते हैं। फिर OR इक्वल, इसको इधर बटे कर लो MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। बच्चों ये क्या मिला, सेक्शन फार्मूला से करते हैं। अगर हमें इस R का स्थित सदिश ज्ञात करना है तो इधर वाला अनुपात में इसके स्थित सदिश का गुणा B प्लस इस अनुपात में इसके स्थित सदिश का गुणा A अपॉन M प्लस N, दोनों अनुपातों का योगफल। इसमें एक फार्मूला और बनता है, यदि R इसका मध्य बिंदु है तो क्या होगा, यदि PQ का मध्य बिंदु R हो
तो फिर यम बराबर यम होगा, यम बराबर यम होगा तो आप देख सकते हैं वेक्टर ओ आर को क्या लिख सकते हैं, ये सब बराबर होगा तो यम बी प्लस यन ए अपान, इसको भी यम ही तब लिखो, यम प्लस यम, तो फिर ओ आर इक्वल यम यम काट सकते हो तो मिल जाएगा आपका ए प्लस बी बाई टू। अगर कोई दो पॉइंट इस तरह से है उनके मध्य बिंदु यम आर हो तो उसका स्थिति सदिश कैसे, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, दोनों के पोजीशन वेक्टर का योग बटे 2, इस तरह से ये फार्मूला कहलाता है सेक्शन फार्मूला। बच्चों ठीक इसी प्रकार ये हम अंतः विभाजन किए हैं, अगर बाह्य विभाजित करने वाला कोई पॉइंट हो जैसे पी क्यू, यहाँ कोई पॉइंट आर हो जो यम संबंधी के अनुपात में बांट रहा हो तो उसका फार्मूला डिराइव करते हैं तो ऐसे मिलता है ओ आर, बाह्य विभाजन के लिए बस ये निगेटिव आएगा, यम बी माइनस यन ए अपॉन यम माइनस यन, इस फार्मूला का यूज करेंगे हम बाह्य विभाजन के लिए, और अंतर विभाजन के लिए आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और ये मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए। अब इसके बाद हम इस पर आधारित एक्सरसाइज 10.2 का एक वीडियो बनाते हैं, इसके बाद एक ही वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 को पूरा करेंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा आप अच्छी तरह से समझ लें।